हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी एपीओ मेंस के एग्जाम में माइनर एक्ट 16 दिए हुए हैं। उन 16 माइनर एक्ट में एक उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडास एक्ट 1970 भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके दैनिक जीवन में भी काम आ सकता है। आपको गुंडों से उलझना पड़ सकता है, केस डालने पड़ सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। इंपॉर्टेंट एक्ट है और मार्क्स पूछे जा सकते हैं। मैं बार-बार आपसे बोलना चाहूँगा, जितने भी माइनर एक्ट हैं उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन के पार्ट इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन के सेक्शंस इम्पोर्टेंट है और कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्से हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। आपको दोबारा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और सेक्शन को वर्ड फॉर वर्ड यानी डिट्टो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे वर्ड टू वर्ड भी बोलें। तो याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपसे इंग्रेडिएंट पूछता है, जिस्ट पूछता है। तो आइए स्टार्ट करें। उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970। बार बार आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप जानते ही होंगे कि गुंडा शब्द का यूज हमारे दैनिक जीवन का पार्ट बन गया है और आमतौर पे लोग एक दूसरे को बोलते ज्यादा गुंडा ही मत करो, गुंडा मत बनो। पर आज तक शायद ही किसी ने सोचा हो कि गुंडा का डेफिनेशन क्या है। आम तौर के सार्वजनिक जीवन में हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने किया, लेकिन बहुत ही थोड़े लोग हैं जो इसका अर्थ जानते थे, जिन्होंने बेरेक्ट पढ़ा होगा या जो लॉ की जानकारी रखते होंगे। तो हम देखते हैं कि गुंडा का अर्थ क्या होता है। कहते हैं, टू बी में कहता है कि गुंडा मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर और लीडर ऑफ गैंग। मेंबर भी हो, लीडर भी, मेंबर हो, लीडर हो, कुछ भी हो, हैबिचुअली, पहली बात, हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट और अवॉइड द कमीशन ऑफेंस पनिशेबल। पहली बात तो आप याद रखें, टू बी में गुंडा वो है जो हैबिचुअली है। बाकी बातें तो बाद में देखें। हैबिचुअली कौन कौन से अपराधों की बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको गुंडा कहा जाता है। हम किसी राह चलते को बोल देते बहुत ज्यादा गुंडा बन रहे हो, अभी बता देंगे तुमको। तो वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि गुंडा मतलब हैबिचुअली ऑफेंडर हो। ये देखें, उत्तर प्रदेश ने 1970 में एक लॉ पास किया, प्रिवेंटिव लॉ पास किया। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को यानी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी यानी डीएम को अथॉरिटी दी एक्सटर्न करने की, बाहर फेंकने की, जो कि गुंडे हैं और रिक्वायर्स अ हिस्ट्री और ऑफ हैबिचुअल ऑफेंस, सिंगल इंसिडेंट कैन नॉट जस्टिफाई एक्सटर्नमेंट ऑर्डर। वकार वर्सेस स्टेट में बाहर ये बोला गया था, ये मैंने वहां से ऑब्जेक्ट लिया है कि डीएम को पावर दी गई है पर किसी भी सिंगल इंसिडेंट की वजह से किसी को राज्य निकाला या जिला निकाला या गांव बदर, शहर बदर ना किया जाए, ऐसे बाहर ना निकाला जाए। तो ये और इसका ऑब्जेक्ट था कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए उपद्रवी ताकतों को, उपद्रवी व्यक्तियों को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। उसी के लिए ये एक्ट आया है। तो हमने जाना क्यों एक्ट आया है, हमने देखा बकार और स्टेट ऑफ यूपी में ये बात कही भी गई है, सिंगल इंसिडेंट से किसी को हम नहीं निकाल सकते, हैबिचुअल होना चाहिए उसके लिए कोई व्यक्ति ऑफेंडर। देखिए जरा, गुंडा, टू में गुंडा कौन व्यक्ति गुंडा है या हो सकता है? जो मेंबर हो, किसी गैंग का लीडर हो और हैबिचुअली, हैबिचुअली हो कहाँ पे? अभी ये आईपीसी की ही दी हुई है तो हम उसी की बात करते हैं। आईपीसी की सेक्शन 153, सेक्शन 153 बी, 294 और चैप्टर 14, चैप्टर 15, सॉरी चैप्टर 15, चैप्टर 16, चैप्टर 17, चैप्टर 22 और इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन का, यूपी एक्सरसाइज एक्ट का हो, गैम्बलिंग एक्ट का हो और आर्म्स एक्ट का हो और समाज के लिए डेंजरस हो और महिलाओं पर इनडिसेंट रिमार्क यानी अश्लील भद्दी टिप्पणी करता हो, टाउट हो, ठीक है, हाउस ग्रेबर हो, सब है, या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो या अनलॉफुल एक्टिविटी में पाया जाता हो, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट में जो काम करता हो, कॉस्ट लेटर का एक्ट हो या एनिमल क्रुएल्टी से रिलेटेड हो उसका कोई ऑफेंस, और या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हो, ये सब व्यक्ति जिसमें बार बार हैबिचुअली जो बंदा इनमें रहे या बार बार इन अपराधों में पाया जाए, उसे
गुंडा कहा जाता है। बहुत बड़ी डेफिनेशन है, कोई जरूरत नहीं है सारे याद रखने पर, आप मैक्सिमम याद रखें। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुंडा कौन है, तो गुंडा कौन है की डेफिनेशन देखें, टू बी में गुंडा की डेफिनेशन दी गई और इतने सारे पार्ट्स हैं। हैबिचुअली वर्ड्स को याद रखें। अब आगे देखते हैं क्या कहता है ये एक्ट। कहता है एक्सटर्नमेंट ऑफ गुंडा, कहता है सेक्शन 3 में, यहां देखें पहले हम, यहां देखें सबसे पहले, इस सब अपराधों के कारण ये समाज के प्रति अच्छे अपराध नहीं माने जाते। किसी को धमकी देना, दंगा फैलाना, किसी नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट में होना, अश्लील बातें करना, धर्म विरुद्ध अपराध करना, ह्यूमन बॉडी का अपराध करना, प्रॉपर्टी का अपराध करना, इंसल्ट करना, और बहुत सारे इतने एक्ट हैं, इतने सारे कि ऑलमोस्ट सारे एक्ट इन्होंने ले लिए हैं। अब देखते हैं, अब ऐसे व्यक्ति को तो समाज में रखने का हक भी नहीं है, रहने का हक भी नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम दोनों में से कोई भी, इस दोनों को पावर है। ऐसे व्यक्ति को जो कि गुंडा है उसकी मूवमेंट को रोक सकती है अपने डिस्ट्रिक्ट के पार्ट में, या उस या उसको उसके लिए कुछ शर्त बना सकती है, और उस शर्तों, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, उसको चौकोज यानी कारण भी बताना पड़ेगा, हाँ भाई मैं गुंडा नहीं हूँ, ये अपराध क्यों हो रहा है और मेरी इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है, और क्यों मुझे शहर बदर ना किया जाए, बाहर ना किया जाए, वो बताएगा। जब डीएम को एडीएम को रीजनेबल ग्राउंड हो ये विश्वास का कि वो ऐसे जो पिछले जो ऑफेंस दिए गए उनमें शामिल नहीं है, और उनमें शामिल है, और उसकी मूवमेंट से, उसके आने जाने से डेंजर पैदा हो सकता है समाज में, या किसी व्यक्ति को या प्रॉपर्टी को, और और उसके खिलाफ कोई सबूत देने को भी तैयार नहीं है, कोई गवाही देने को भी तैयार नहीं होता है। ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम राइटिंग में नोटिस देंगे और उसको एक समय देंगे, भाई ये तुम एक्सप्लेन करो कि तुम्हें क्यों ना शहर बदर करें, तुम्हें क्यों ना एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई की जाए। अगर डीएम या एडीएम को लगता है ऐसे व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में जिसको शोकॉज भेजा गया है कि तुम्हें राज्य से क्यों ना बाहर किया जाए या जिले से क्यों ना बाहर किया जाए, और वो डिले कर रहा है, तो बगैर एक्सप्लेनेशन के भी उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उसे बाहर निकाला जा सकता है, या उसको डायरेक्शन दी जा सकती है कि तुम खुद बाहर आ जाओ। पर लेकिन ऐसा पीरियड 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए, यानी एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई 6 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो ऑफेंडर है उसको भी, या एक्यूज है उसको भी मौका दिया गया है अपनी बात रखने का। डीएम या एडीएम को पावर तो है, लेकिन वो पावर अनलिमिटेड नहीं है। सेक्शन 11 कहता है कि फोर्सिबल रिमूवर ऑफ एक्सटर्न गुंडा री एंट्री। भाई ये कहता है कि डीएम ने कोई आदेश दे दिया, आदेश के बावजूद भी वो बार बार आ जा रहा है उस एरिया में, उस क्षेत्र में, या उस जिले में, या पर्टिकुलर जगह जहां से उसको हटाने के ऑर्डर दिए गए हैं, बार बार आ जा रहा है, तो उसकी कस्टडी ले सकती है पुलिस ऑफिसर, मे अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के उसको अरेस्ट किया जा सकता है। सेक्शन 5 कहता है कि एक्सटेंशन पीरियड ऑफ ऑर्डर, टोटल मिला के 2 ईयर से टोटल मिला के 6-6 महीने की कार्रवाई करके भी 2 साल से ज्यादा का हम उसको बाहर निकाला का आदेश नहीं दे सकते, एक्सटर्नमेंट का ऑर्डर नहीं दे सकते। और ऐसी अपील चाहे तो ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में आया है वो अ, जो भी जिले का कमिश्नर है उसके पास अपनी अपील कर सकता है, और ऐसे ऑर्डर को एनी टाइम रिसाइंड किया जा सकता है। लेकिन जब सेक्शन 3 या 6 की जो अपील है वो मानी नहीं जाती है और उसकी सजा बरकरार रखी जाती है, तो सजा 6 मंथ की से लेकर 3, अगर जो बार बार डीएम ने कहा पाएंगे नहीं, ऑर्डर निकाला, फिर भी बार बार आ रहा है, पुलिस उसको अरेस्ट भी किया, फिर भी नहीं मान रहा है, फिर दोबारा आ रहा है, ये रिपीटेड ऑफेंडर के लिए सजा 6 महीने से लेकर 3 साल तक की है। तो इससे तो बेटर है कि 6 महीने से अधिक का एक्सटर्नमेंट ऑर्डर तो दिया नहीं जा सकता, एक बार में सिक्स, एक बार में भी ज्यादा दिया नहीं जा सकता, तो स्पेन होना चाहिए, तो इससे अच्छा वो बाहर ही रहे। अगर री एंट्री की कोशिश की तो 6 से 3 साल, 6 महीने से लेकर 3 साल तक की तो वैसे भी उसको सजा हो जाएगी, तो कोई गुंडा क्यों आएगा। अब देखें, इम्यूनिटी भी मिली है अथॉरिटी को, क्या सेक्शन 13 कहता है कि कोई ऑर्डर
अब जो डीएम ने ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर को अदालत में, किसी अदालत में इसकी अपील नहीं की जा सकती। अपील करनी है तो कमिश्नर के पास जाइए, अदालत में अपील नहीं होगी, सेक्शन 13 में कहता है। सेक्शन 14 में क्या कहता है? नो सूट प्रोसिक्यूशन और द लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग व्हिच इज डन इन गुड फेथ और डैमेज कॉज इज लाइकली टू बी कॉज्ड। भाई ये कहा सेक्शन 14 में, यदि डीएम ने या कमिश्नर ने गुड फेथ में, हो सकता है कि डीएम से गलती हो जाए व्यक्ति के चुनाव में, या कमिश्नर से गलती हो जाए पहचानने में कि ये व्यक्ति गुंडा था या नहीं था, उससे मिस्टेक हुई तो भी वो काम उसने अपनी ड्यूटी के स्फेयर में किया है, गुड फेथ में किया है, तो डीएम को या कमिश्नर को इस बात की सजा नहीं मिलेगी, ये उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो हमने जाना उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट, या आमतौर पे जिसे कहते हैं गुंडा एक्ट, या उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 1970। देखिए 1970 के दौरान आपको याद होगा नवयुवकों का काफी उत्पाद रहा है। 1970 से लेकर 80 तक नवयुवकों का उत्पात उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक रहा है, आंदोलनों की बाढ़ आ गई थी। उन आंदोलनों से निपटने के लिए सरकार ये एक्ट बनाया, और इसके तहत हैबिचुअली ऑफेंडर, देखिए लगभग लगभग सारे ऑफेंसेस को इस एक्ट में, सेक्शन 2 में सारे एक्ट को गुंडा डेफिनेशन में इन्होंने ला दिया है। देखिए अगर जो कहें ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, आपने किसी को थप्पड़ मारा, ह्यूमन बॉडी का ऑफेंस हो गया। किसी के आंदोलनों में प्रॉपर्टी जली तो ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी हो गया। या किसी धार्मिक विषय में कोई बात उठ गई तो वो हो गया। या आपने किसी को धमका दिया, इंसल्ट कर दिया, ऑनवाइस कर दिया, अब अथॉरिटी को अगर जो धमकाएंगे नहीं, नेता को धमकाएंगे नहीं, तो आंदोलन कैसे चलेगा? तो ये सबको फ्रेम, एक लॉ के अगेंस्ट, लॉ के तहत सबको किसी ऑफेंस में फ्रेम किया जाना था, इसलिए ये गुंडा एक्ट आया। अभी भी ये गुंडा एक्ट समय समय पर मिसयूज होता रहता है। अदालतों को बार बार आदेश देना पड़ता है कि एक व्यक्ति को जो कि लॉफुल्ली जा रहा था या लॉफुल अपने काम में इन्वॉल्व था, उसके ऊपर गुंडा एक्ट ना लगाएं। जो हैबिचुअल नहीं है, सिर्फ मात्र एक घटना हुई है, फिर भी आप उसके अंदर गुंडा एक्ट उसे लगा देते हैं, वो ठीक नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उत्तर प्रदेश के एपीओ मेंस के रिलेटेड, आज का टॉपिक, आज का ये एक्ट था हमारा द उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ गुंडाज एक्ट 1970। ये आज संपूर्ण होता है। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आपको बार बार बोलना चाहूंगा कि ये एक्ट जितने भी हैं स्पेसिफिक रूप से पढ़ें, स्पेसिफिक पार्ट पढ़ें, पर्टिकुलर पढ़ें। बहुत ज़्यादा इनमें दिमाग लगाएंगे तो मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपका समय ज़रूर खराब होगा। तो इसी के साथ नमस्कार। और जाते जाते एक बात बोलना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी इसे सेव करें, शेयर करें, और मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करें, ताकि मैं अपने और वीडियोस को आप तक बना सकूं, भेज सकूं। धन्यवाद।